राजेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो हम आज आपके सामने लाए हैं एक नया लेसन क्लास 10th का, जिसका नाम है आनुवांशिकी। क्या नाम है? आनुवांशिकी। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो भी स्टूडेंट, जो भी साथीगण मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि उन्हें जो भी नया वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। और जरूर जो भी मैं वीडियो बनाऊं उन पर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम और वीडियो में क्या सुधार करें। तो स्टूडेंट, मैं क्लास 10th का संपूर्ण कोर्स आपके सामने लेके आया हूँ इस लॉकडाउन के अंतर्गत, जो लॉकडाउन अभी चल रहा है। तो आप इस लॉकडाउन में क्लास 10th का साइंस का, विज्ञान का संपूर्ण कोर्स मेरे द्वारा समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, और सारे जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा इन्हीं लेसन्स के, और आप इनको ध्यान से समझेंगे तो आपके 90+ नंबर कहीं नहीं गए, 90 अबव नंबर जरूर आएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करें। तो आप पहले तो ये समझना आपको जरूरी है कि जो मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ उनके वीडियो आप पूरे देखें। जब आप वीडियो पूरे देखेंगे तो लेसन भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, बिना समय गवाए मैं शुरू करता हूं आज का लेसन नंबर 3 क्लास 10th एनसीआर आरबीएससी का कोर्स है, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी का कोर्स है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो पूरे भारत के अंदर ये लेसन्स काम आते हैं, हर एक जगह काम आते हैं, भले सीबीएसई हो, आरबीएससी हो या एनसीईआरटी हो, सभी के अंदर जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हर बुक के अंदर ये टॉपिक अवेलेबल होते हैं। तो शुरू करते हैं लेसन 3 आनुवांशिकी। क्या है आनुवांशिकी, इसको समझिए। लिखा है मैंने आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। क्या है आनुवांशिकी? सबसे पहली बात तो आनुवांशिकी के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है आनुवांशिकी? मैं यहां लिखता हूं, इसको ध्यान से समझिए। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अब हम चलते हैं, आनुवांशिकी शब्द से बनता है आनुवांशिक लक्षण। क्या होते हैं आनुवांशिक लक्षण, ये भी समझिए। अगला जो बिंदु है, आनुवंशिक लक्षण। क्या होते हैं आनुवांशिक लक्षण? सजीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है। तो सजीवों के ऐसे लक्षण जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? संचरण होता है, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। सजीवों के ऐसे लक्षण जिनका एक पीढ़ी से दूसरी
पीढ़ी में संचरण होता है। तो सजीवों के ऐसे लक्षण जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, संचरण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अगला बिंदु हम लेते हैं वंशागति। क्या है वंशागति, समझिए वंशागति के बारे में। वंशागति, ये भी सिंपल परिभाषा इसकी, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में, तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है, वंशागति। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, यह कहलाता है वंशागति। तो मैंने आपको बताया अनुवांशिक लक्षण और वंशागति के बारे में। आगे हम चलते हैं मेंडल के बारे में। क्या है मेंडल, मेंडल कौन है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम समझते हैं मेंडलवाद। सबसे पहले क्या समझते हैं, मेंडलवाद। मेंडल कौन है, मेंडल जो व्यक्ति है उसे कहा जाता है वंशागति के नियम उत्पन्न करने वाला, वंशागति के नियम को देने वाला, वंशागति के नियम को बताने वाला कौन है, मेंडल है। कौन है, मेंडल। और अनुवांशिकी का जनक कौन है, मेंडल। याद रखें मेंडल कौन है, अनुवांशिकी का जनक है। कौन है, मेंडल अनुवांशिकी का जनक है। उसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल अनुवांशिकी का कौन है, जनक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल जो अनुवांशिकी का जनक है, उसने सबसे पहले अनुवांशिकी के प्रयोग जिस पौधे पर किए उस पौधे का नाम है उद्यान मटर। मटर का साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। याद रखें मटर का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं मटर का बायोलॉजिकल नेम। मटर का बायोलॉजिकल नेम याद रखें पाइसम सटाइवम। क्या नाम होता है, पाइसम सटाइवम। मटर का बायोलॉजिकल नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बात करते हैं मेंडल ने जिस पौधे पर प्रयोग किया वो उद्यान मटर, जिसे कहते हैं पाइसम सटाइवम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम। और मेंडल को वंशागति के नियम को उत्पन्न करने वाला भी कहा जाता है। तो मेंडल ने वंशागति के नियम दिए। तो एग्जाम पूछ सकते हैं वंशागति के नियम किसने दिए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के नियम दिए। आगे चलते हैं मेंडल के सफलता का कारण। मेंडल सफल क्यों हुआ, मेंडल की सफलता के कारण हम समझते हैं। तो देखिए मेंडल की सफलता के कारण हम समझते हैं, देखते जाइए मेंडल की सफलता के कारण हम समझते हैं। मेंडल की सफलता के कारण ध्यान से देखिए, मेंडल की सफलता के कारण देखते जाइए मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण मैं समझाता हूं आपको। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल ने जो मटर के पौधे में प्रयोग किए वो क्यों सफल हुआ, तो समझिए पहला कारण। पहली बात तो मेंडल इसलिए सफल हुआ कि उसने जिस पौधे का चयन किया, कहने का मतलब उचित पादप का उसने चयन किया। तो पहला उचित पादप का चयन, मेंडल ने क्या किया, उचित पादप का चयन किया, इसलिए मेंडल सफल हुआ। सेकंड कंडीशन है एक समय में उन्होंने एक लक्षण का अध्ययन किया। एक समय में एक लक्षण का अध्ययन, एक समय में एक लक्षण का अध्ययन। तो मेंडल ने क्या किया, एक समय में एक लक्षण का ही अध्ययन किया।
थर्ड पॉइंट चलते हैं, परिणामों का सांख्यिकीय रूप। उसने जो भी रिजल्ट निकले, परिणाम निकले, उसका उन्होंने एक आंकड़ा तैयार किया, सांख्यिकीय रूप तैयार किया। तो परिणामों का सांख्यिकीय रूप तैयार किया। तीसरा पॉइंट, परिणामों का सांख्यिकीय रूप तैयार किया। परिणामों का क्या किया उसने? सांख्यिकीय रूप तैयार किया। ये है मेंडल की सफलता के कारण। अगला हम बिंदु लेते हैं, मटर के पादप का चयन ही क्यों किया? उन्होंने दूसरे पौधे भी तो ले सकते थे, तो मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया उसको समझते हैं। अगला पॉइंट हम लेते हैं, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया? आखिर मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया? तो पहला पॉइंट याद रखें, मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष में उसके अंदर पौधा उगाया जा सकता है। उसका पौधा जो होता है वो क्या होता है? 1 वर्षीय होता है। तो मेंडल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पौधा 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है पौधा? 1 वर्षीय। पौधा कैसा होता है? 1 वर्षीय होता है। अगला चलते हैं, सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट है पौधा 1 वर्षीय होता है। पुष्प द्विलिंगी होता है, यानी कि उसका जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी का तात्पर्य है उसमें नर वाला पार्ट भी होता है और मादा वाला पार्ट भी होता है। तो पुष्प कैसा होता है? पुष्प द्विलिंगी होता है। पुष्प कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। थर्ड पॉइंट चलते हैं हम। क्या है थर्ड पॉइंट? कृत्रिम परागण हो सकता है। कृत्रिम परागण हो सकता है कहने का मतलब मटर के पौधे का हम कृत्रिम तरीके से भी परागण कराया जा सकता है। तो मटर का कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है? कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। मटर का क्या किया जा सकता है? कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। अगला पॉइंट लेते हैं हम, अनेक लक्षण पाए जाते हैं। कहने का मतलब मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे के अंदर अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कैसे हैं उनको समझिए। मेंडल ने क्या बताया, जो मैं लिखता हूं यहां, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए चौथा पॉइंट, मटर के अंदर अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मटर के अंदर, यानी मटर के पौधे के अंदर अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से विपर्यासी लक्षण हैं? ये 7 प्रकार के लक्षण हैं, इनको आप समझेगा। तो देखिए मैं 7 प्रकार के लक्षण में लिखता हूं, इसको मैं हटा देता हूं मैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा नीचे वाला पॉइंट। आगे चलते हैं, हम लक्षणों के बारे में समझते हैं। क्या है ये 7 विपर्यासी लक्षण? तो सबसे पहला लक्षण मैं लेता हूं ऊंचाई का। क्या लेता हूं? ऊंचाई का लक्षण। तो मटर के पौधे में सबसे पहला लक्षण क्या लिया जा रहा है? ऊंचाई का। तो इसके अंदर 2 पढ़ेंगे हम, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो मैं लिख देता हूं प्रभावी लक्षण
और सेकंड पढ़ेंगे अप्रभावी। तो पहला पढ़ेंगे प्रभावी लक्षण और दूसरा पढ़ेंगे अप्रभावी। तो पहला लक्षण लिया मैंने ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए, प्रभावी लक्षण क्या होता है? ऊंचाई के अंदर लंबाई या लंबा लिख सकता हूं। और अप्रभावी लक्षण होता है बोना, जिसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जिसका प्रभाव दिखाई देता है उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो पहला था ऊंचाई के बारे में। सेकंड चलते हैं पुष्प की स्थिति। क्या पढ़ते हैं? पुष्प की स्थिति। पुष्प का स्थित होता है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। तो प्रभावी लक्षण में आएगा अक्षीय स्थिति और अप्रभावी लक्षण में आएगा अग्रस्त स्थिति। इसमें आएगा अक्षीय, इसमें आएगा अग्रस्त। तो ये हो गया सेकंड लक्षण। थर्ड लक्षण की बात करते हैं स्टूडेंट, फली की आकृति। किसकी आकृति? फली की आकृति। फली की आकृति। फली की आकृति। तीसरा लक्षण हमारा कौन सा है? फली की आकृति, फूली हुई और संकीर्णित। तो पहला लेते हैं फूली हुई और एक होती है संकीर्णित, मतलब सिकुड़ी हुई, संकीर्णित। तो फली की आकृति होगी फूली हुई और संकीर्णित। चौथा लक्षण चलते हैं हम। तीन लक्षण हो गए, ऊंचाई, पुष्प की स्थिति और फली की आकृति। चौथा लक्षण हम लेते हैं फली का रंग, हरा और पीला। फली का रंग, फली का रंग हरा और एक है पीला, हरा और पीला। पांचवा लक्षण लेते हैं, फली का रंग हो चुका है। पांचवा लक्षण है पुष्प का रंग, बैंगनी और सफेद। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग बैंगनी, प्रभावी, अप्रभावी हो गया सफेद। छठे लक्षण की बात करते हैं, छठे नंबर का जो लक्षण है वो है बीज की आकृति। क्या है? बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। बीज की आकृति, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। चलते हैं अंतिम लक्षण, सातवां लक्षण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज का रंग। कौन सा है? बीज का रंग पीला और हरा। बीज का रंग, बीज का रंग पीला और हरा। इस तरह 7 द्विप्रेरसी लक्षण पाए जाते हैं मटर के पौधे में। पहला है ऊंचाई, लंबापन और बोनापन, पुष्प की स्थिति, अक्षीय और अग्रस्त, फली की आकृति फूली हुई और संकीर्णित, फली का रंग हरा और पीला, पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, और सातवां है बीज का रंग पीला और हरा। ये 7 द्विप्रेरसी लक्षण मटर के पौधे के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम चलते हैं। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट कर लिए तो इन एक्सपेरिमेंट को पुनः खोज करने वाले पुनः खोजकर्ता कौन थे, उनके बारे में समझिए। तो सन 1900 के अंदर, सन 1900 की बात है। कब की बात है? सन 1900 की बात है। इस समय मेंडल के नियमों के पुनः खोजकर्ता आए। मेंडल के नियमों के कौन आए? पुनः खोजकर्ता 3 वैज्ञानिक आए। इनके नाम आपको याद रखने, एग्जाम पूछे जाते हैं। पहला वैज्ञानिक है ह्यूगो डी ब्रिज। याद रखें, पहला वैज्ञानिक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। याद रखें, पहला वैज्ञानिक मेंडलवाद की पुनः खोज करता है ह्यूगो डी ब्रिज। याद रखें, सन 1900 में मेंडलवाद के पुनः खोज करता है 3 वैज्ञानिक आए, जिसमें पहला कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज नाम है। सेकंड है कार्ल कोरेंस। ध्यान रखें, सेकंड कौन है? कार्ल कोरेंस। सेकंड वैज्ञानिक याद रखें, कार्ल कोरेंस। याद रखें। थर्ड कौन है? एरिक वॉन सेरमैक। याद रखें, एरिक वॉन सेरमैक। एरिक वॉन
सेरमैक, एरिक सेरमैक नाम है अगले वैज्ञानिक का। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया ह्यूगो डुब्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिक सेरमैक, ये वैज्ञानिक जो है मेंडलवाद के पुनः खोज करता है। ये सन 1900 में उन्होंने मेंडलवाद के नियमों की पुनः खोज की। इस तरह स्टूडेंट आज हमने पढ़ा आनुवांशिकी के बारे में, फिर मैंने बताया आनुवांशिक लक्षण के बारे में, फिर मैंने बोला वंशागति के बारे में, फिर मैंने ये बात बताई मेंडल की सफलता के कारण मटर के पादप का चयन कैसे किया गया। उसके बाद मैंने मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता के बारे में आज समझाया। इस तरह आज का ये टॉपिक कवर हुआ हमारा। इन सभी टॉपिक को आज ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो को पूरा करके देखिए, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको इसके अंदर और क्या चीज समझनी है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।